सकते हैं आपका ये हिंदी काव्य है, आपका हिंदी काव्य बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी की। पहला आपका देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन में मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास और इतिहास की लेखन परंपरा में विकास आता है। दूसरा आपका यूनिट है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। उसके बाद आपका आदिकालीन कवि विद्यापति, फिर उसके बाद एक गोरखनाथ, अमीर खुसरो। भक्तिकालीन के जो कवि हैं वो हैं सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, इनकी जो रचनाएं वो आएंगी। भक्तिकालीन में निर्गुण कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। रीतिकालीन में है केशव दास, बिहारी लाल घनानंद। आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आपका सिलेबस है। वैसे मैंने सिलेबस पहले ही डाल दिया था, लेकिन फिर मैं दोबारा एक बार चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको सिलेबस बता रही हूँ। सिलेबस आपको पता होगा तो आप इजीली कहीं से भी ढूंढ के कर सकते हैं आंसर। वैसे बुक भी होगी आपके पास तो आप उससे भी कर सकते हैं। दूसरा आपका महादेवी वर्मा है, ये भी आधुनिक कालीन के ही कवि हैं, कवित्री हैं। छायोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में सो देखिए आगे हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती और धूमिल। उसके बाद आपका लास्ट में हिंदी साहित्य में शोध। चलिए अब चैप्टर देख लेते हैं। वही है चैप्टर भक्तिकालीन निर्गुण कवि, आदिकालीन में मध्यकालीन हिंदी काव्य। सूरदास के है भ्रमर गीत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वो संपादित है। भक्तिकालीन कवि, निर्गुण कवि, रीतिकालीन कवि, आधुनिक कालीन कवि और छायोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। फर्स्ट आपका स्टार्ट है यहाँ से, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट जो भी आप मान लें। उसके बाद देखिए आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें। और इसमें भी ये दे रखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास है। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में आपको बताएगा आगे। और पहला आपका देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। भारत की पहचान ज्ञान परंपरा एवं ज्ञान संस्कृति के रूप में ही रही है। ये आप कर सकते हैं पॉइंट। वैसे इसमें ज़्यादा पूछना नहीं जाता है, फिर मैं आपको आगे बता देती हूँ। उसके बाद इतना सारा है, आप इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ के अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है कि आप इसको पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी यहीं तक लिखें। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ये काल विभाजन ही उन्होंने दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको आगे बता देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको लिखना है वो आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, जिसे भी पढ़ना हो। देखिए ये जो है ये सबके अपने अपने अनुसार काल विभाजन है। तत्पश्चात मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास में मिस्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन पर्याप्त विकसित और प्रौढ़ प्रतीत होता है। उनका वर्गीकरण सम्यक स्पष्ट है। उनके विभाजन निम्न प्रकार है। ये मिस्र बंधु विनोद द्वारा किया गया, इन्होंने किया था ये काल विभाजन। हालांकि इसको भी उतनी मान्यता प्राप्त नहीं दी गई है जितनी कि आचार्य शुक्ल जी के जो काल विभाजन था उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त दी गई है। आज ही इसको पढ़ते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो काल विभाजन किया वो बाद के विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच सर्वाधिक प्रचलित और मान्य हुआ। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास निम्नांकित 4 कालों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं। देखिए पहला है हमारा आदिकाल, उसे ही कहते हैं हम वीरगाथा काल। वो वीरगाथा काल कहते हैं सन 1000 से लेकर 1375 तक रहा है, 1000 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल का है भक्ति काल, जिसे 1376 से 1700 तक रहा है। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है भक्ति काल को। उसके बाद आपका उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। सन 1701 से 1900 तक रहा है ये। और अब जो चल रहा है वो आधुनिक काल है, सन 1900 से 1 से अब तक। उसके बाद शुक्ल जी ने ये बताया था इसके बारे में। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी अपना आलोचनात्मक इतिहास में शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित 4 कालखंडों के बजाय एक कालखंड में संधि काल नाम जोड़कर संख्या 5 कर दी है। उसके बाद आपका देखा है रासो साहित्य। यद्यपि सिद्धनाथ और जैन रचनाकारों को रचनात्मक संवेदना में हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप का प्रादुर्भाव हो चुका था। ये इतना पूछा नहीं जाएगा आपको रासो साहित्य के लिए, जितना पूछा जाएगा रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। हो सकता है विजयपाल रासो, हमीर रासो या कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, इनका ही ये सारे क्या है, इनकी जो ग्रंथ हैं, काव्य हैं, जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो एक बार एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये है आपका नाथ साहित्य का महत्व। अगर आपको ये वैसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद आपका है भक्ति आंदोलन के उदय, सामाजिक एवं संस्कृति कारण। ये है आपकी पूरी डिटेल, ये इम्पॉर्टेंट है। निर्गुण और सगुण कवि और उनके काव्य, इसमें से पूछा जा सकता है कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं उनके बारे में बताइए। तो आप ये लिख सकते हैं
कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा भी, ये भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है, एक एक या दो दो, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। हमारे यहाँ तो 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। रीतिकालीन के बारे में पूछ सकता है। रीतिकालीन में जिसमें आपका देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भी सम्मत दिया था, जो भी डेट दिया था, जो भी उन्होंने बताया था, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका रीतिकालीन की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिस्थितियाँ जो थी, ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ देख सकते हैं। उसके बाद है आपका सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, जैसे पॉइंट्स करके नहीं पूछता ये इतना। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद जो हैं वो हैं रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है और रीति सिद्ध है। ये तीनों जरूर पूछते हैं कि उसके कितने प्रकार हैं। टीप लिख सकते हैं हम, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है। उसके बाद है कि रीति मुक्त प्रमुख कवि और उनका काव्य है। फिलहाल आपका फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, आप इसे तैयार कीजिए।